हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपना कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी फ्रॉम एम लक्ष्मीकांत 8th एडिशन। हमने इसका चैप्टर स्टार्ट कर रखा फंडामेंटल राइट। और आज हम देखते हैं आर्टिकल 30 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखते हैं आर्टिकल 31। तो जैसे ही पता आपने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो उसमें आर्टिकल 31 को रिपील कर दिया गया और इसके साथ साथ आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज एफ, जो कि ये दोनों मिलकर राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते थे, तो इन दोनों को रिपील कर दिया गया पार्ट 3 से और इनको डाल दिया गया राइट टू प्रॉपर्टी को अंडर आर्टिकल 300 ए के अंदर। ठीक है, तो उससे क्या क्या चेंज हुआ? एक तो जो ये पार्ट 3 के अंदर थे, मतलब फंडामेंटल राइट का पार्ट था राइट टू प्रॉपर्टी, वो हट गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और क्या बन गया? अब ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लीगल राइट बन गया ना राइट टू प्रॉपर्टी। तो एक तो चेंज ये आ गया। अब आर्टिकल 300 ए को भी देख ही लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 300 ए कहता है कि किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उससे उसको डिप्राइव नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर अगर कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन के थ्रू लॉ बना है, तो उसके अकॉर्डिंग तो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो कि किसी लेजिस्लेशन के बेस पे, मतलब किसी लॉ के बेस पे नहीं बना है, तो उस तरीके से किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर्टिकल 300 ए अपने को प्रोटेक्ट करता है अपनी प्रॉपर्टी को अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को, बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव ऑर्डर। ठीक है, तो आर्टिकल 300 ए। और इससे इससे क्या इंप्लाई करता है कि अगर प्रॉपर्टी ले जा सकते हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट गारंटेड राइट है ऑफ कंपनसेशन? तो नहीं होगा, नो गारंटेड राइट ऑफ कंपनसेशन। बट इसके अंदर भी दो तरीके की एक्सेप्शंस दी गई है। एक तो आर्टिकल 300 जो कि अपना फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है, उसमें हमने देखा था ना, यूं कह रहे थे कि अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वहां पे स्टेट के ऊपर कंपल्शन है कि उनको फेयर कंपनसेशन या फिर मार्केट रेट पे उनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक तो ये है। और दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर मान लो किसी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर पर्सनल कल्टीवेशन के लिए प्रॉपर्टी रखी हुई है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड है वो, तो उसको, और दूसरा बात, वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर ही है वो प्रॉपर्टी, तो उसको भी स्टेट एक्वायर करेगा, तो फिर उसको फेयर कंपनसेशन उसके अगेंस्ट में देना पड़ेगा। तो ये दो राइट, ये दो एक्सेप्शन अंडर आर्टिकल 300 ए दे रखे हैं। ठीक है, तो ये स्टेटस अपना प्रॉपर्टी का। अब इसके साथ साथ क्या जुड़े हुए हैं? इसके साथ साथ है अपने प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आर्टिकल 31 ए, 31 बी और आर्टिकल 31 सी। तो उनको हम देखते हैं बारी बारी क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 31 ए क्या कहता है। 31 ए, इसके अंदर 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ मेंशन कर रखी हैं। और 5 लॉज ऑफ कैटेगरी किस तरीके से क्यों मेंशन करी? वो कहता है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ पास करती है जो कि आर्टिकल, ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ पास करती है जो इनमें से कौन सा, जो मतलब हमने ऊपर 5 कैटेगरीज बोली है कि 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ में फॉल करता है वो लॉ, पार्लियामेंट का लॉ, तो ऐसे केस में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए इस लॉ को, एक तो आर्टिकल 14 और दूसरा आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 जिसमें बात करते हैं हम इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दूसरा आर्टिकल 19 जो 6 राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अपना, तो इनके अगेंस्ट इम्यून माना जाएगा उन लोगों को। है ना? वैसा तो ये नॉर्मली नहीं होता कि मान लो कोई लॉ बना तो उसको जुडिशियल रिव्यू उसका होता है कि वो किसी फंडामेंटल राइट को वोलेट ना करता हो। पर आर्टिकल 31 ए के अंदर 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ बना दी कि अगर इन कोई भी लॉ पार्लियामेंट का इन किसी कैटेगरीज के अंदर फॉल करता है, ये इस तरीके का है, तो फिर उनको इम्यून कर देंगे आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 19 से। तो ये बात करता है अपना आर्टिकल 31 ए। तो फिर यूं देखते हैं कि वो 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। तो वो दे रखी हैं। फर्स्ट कैटेगरी जैसे कि एक्वाजिशन ऑफ लैंड एंड उससे रिलेटेड लॉज,
मतलब किसी प्रॉपर्टी को लेना है या फिर उससे रिलेटेड कोई लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ लेके आ रहे हैं। देखिए उस टाइम की बात है, जैसे मान लो इंडिपेंडेंस के आसपास जमींदार होते थे, उनके पास ज्यादा लैंड होती थी, और कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा होता था जिनके पास लैंड या तो बिल्कुल मार्जिनल होती थी या फिर होती ही नहीं थी। तो उस तरीके की चीजों से डील करने के लिए लेके आते हैं ये आर्टिकल 31A के अंदर कुछ कैटेगरीज ऑफ लॉ, कि अगर किसी की प्रॉपर्टी लेनी है या फिर उससे उससे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वो आराम से गवर्नमेंट कर पाए। एक सोशलिस्टिक फीचर, एक सोशलिस्टिक कंट्री की तरह कि सबकी वेलफेयर देख पाए, तो इसलिए ये प्रोविजंस डाले थे। तो ये प्रोविजन वो उनको देखते ना कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उस तरीके की चीजों के तो अगेंस्ट थे, तो इसलिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया गया और उसके अंदर आर्टिकल 31A को डाल दिया गया, और उसके अंदर यस इस तरीके की 5 कैटेगरीज डाल दी। तो पांचों अपना ये देख लेंगे हम। एक तो फर्स्ट में तो यही देख लिया कि किसी लैंड को एक्वायर करना या फिर उससे रिलेटेड कोई लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला लॉ है, या फिर किसी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट को टेक ओवर करना, या फिर किसी कॉरपोरेशन से, एक या इससे ज्यादा कॉरपोरेशन हैं उनको मिलाना। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें। और क्या करना, कोई डायरेक्टर या फिर शेयर होल्डर है किसी कॉरपोरेशन के, तो उनके राइट्स को मॉडिफाई करना या बिल्कुल ही खत्म कर देना, तो इस तरीके की चीजें। या फिर माइनिंग लीज, क्योंकि उस टाइम पे कई सारे पर्सन ऐसे थे जिनके पास राइट माइनिंग लीज के राइट्स थे, तो उनको भी एक इक्वालिटी, एक इंडिया के रिसोर्सेज को सबकी वेलफेयर के लिए यूज कर पाए, ताकि तो फिर इक्वालिटी सबके अंदर लेके आए जाए। तो इसके लिए भी ये कैटेगरी ऑफ लॉ इसके अंदर आर्टिकल 31A के अंदर डाल दी गई। ठीक है, ये तो ये था केस पार्लियामेंट्री लॉज का, कि पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया जो इसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए है, तो फिर वो आर्टिकल 14 और 19 से इम्यून रहेगा। तो ये तो पार्लियामेंट का था। बट अगर स्टेट कोई ऐसा लॉ लेके आता हो जो इन कैटेगरीज में फॉल करता हो, तो उसका क्या होगा, तो वो इम्यून सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल रखी हो। मतलब गवर्नर ने वो बिल प्रेसिडेंट के लिए होल्ड कर रखा हो और प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दे दी हो, तो फिर जो भी वो स्टेट लॉ है उसको इम्यून कर दिया जाएगा आर्टिकल 14 और 19 से, अगर वो इन 5 कैटेगरीज से बिलोंग करता है। और दूसरा जो भी हमने आर्टिकल 300A के अंदर देखी थी ना एक्सेप्शन, कि अगर पर्सनल कल्टीवेशन के लिए है या फिर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की है, तो फिर उधर तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ये भी रूल इधर अप्लाई होता है। तो ये था अपना आर्टिकल 331A। अब देखते हैं आर्टिकल 31B क्या कहता है। तो आर्टिकल 31B में क्या कर रखा है, कुछ प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर 9th शेड्यूल में अगर किसी भी लॉ को इंक्लूड कर दिया जाए, तो उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 31B सेव करता है एक्ट्स और रेगुलेशंस जो कि इंक्लूड कर दिए गए 9th शेड्यूल के अंदर। और किससे सेव करेगा, वो सेव करेगा बीइंग चैलेंज्ड एंड इनवैलिडेट ना कर दिया जाए उनको, किसके ग्राउंड पे, कि वो किसी फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे हैं, किसी फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रावेंशन में है वो लोग। तो फिर कुछ इस तरीके की चीज होगी, मान लो आर्टिकल ये है अपना 9th शेड्यूल। ठीक है, अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है और इसके अंदर इंक्लूड कर दे उसको, तो फिर वो इस बात से इम्यून हो जाएगा कि वो किसी फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहा है। तो फिर इसके लिए कितना गवर्नमेंट के लिए क्या इजी हो जाता है ना, कि मान लो कोई भी लॉ बनाया 9th शेड्यूल में अगर वो डाल देती है, तो फिर उस लॉ को यूं नहीं माना जाएगा कि वो किसी फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रही है, तो उसको चैलेंज नहीं करा जा सकता। तो फिर क्या किस तरीके की एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी सी दिख रही है ना, कि मान लो कोई भी लॉ बनाया और इसके अंदर डाल दिया, तो अब उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। बट यहाँ पे रोल में आता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट IR सोहेलो केस में उसने बोला कि जो ये ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे रखी है ना जुडिशियल रिव्यू से, तो उस पे कई सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि अगर
9th शेड्यूल के अंदर अगर कोई लॉ डाल दिया गया, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट कर रहा है, तो फिर वहां पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उस लॉज का। ठीक है, तो ये बोल दिया गया IR सोहेलो केस में। और देखो इससे रिलेटेड एक डाटा भी दे रखा है, वो कह रहा है कि जब शुरू में ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है ना, तो उस टाइम पे सिर्फ 13 लॉज ऐसे, 13 लॉज एक्ट एंड रेगुलेशंस ऐसे थे जो 9th शेड्यूल में डाल दिए गए, मतलब उन पे वो इम्यून थे कि वो फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रावेंशन नहीं कर सकते, मतलब चैलेंज नहीं कर सकते उनको कि वो फंडामेंटल राइट का वोलेशन कर रहे हैं। तो ऐसे 13 एक्ट एंड रेगुलेशंस थे। बट एट प्रेजेंट देखते हैं तो 282 एक्ट ऐसे बना दिए गए हैं जिनको आर्टिकल 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया है। जिसमें से स्टेट के कुछ ऐसे लॉज हैं जो कि किससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से या फिर अबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, इस तरीके की चीजों से डील करते हैं, और पार्लियामेंट के कुछ अदर टाइप के मैटर्स। ठीक है, तो ये था अपना आर्टिकल 31B। अब देखते हैं आर्टिकल 31C क्या कहता है। आर्टिकल 31C लेके कब आया गया, ये 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेके आया गया, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लेके आया गया। और ये क्या कहता है कि अगर मान लो पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कि आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पास किया गया है, तो वो लॉ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल, तो उनको आर्टिकल 19 और 14 दोनों से इम्यून कर दिया जाएगा उन लॉज को। तो एक तो बात ये बोलता है आर्टिकल 31C। और जो अपने आर्टिकल 39B और 39C इनका जिक्र करा गया है, ये है क्या, ये DPSPs का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पार्ट है, जो कि सोशलिस्टिक प्रोविजन की बात करते हैं कि कंट्री एक सोशलिस्ट वेलफेयर हो सबका। तो इसके लिए आर्टिकल 39B कहता है कि कम्युनिटी के मटेरियल रिसोर्स हैं जो भी, उनकी ओवनशिप एंड कंट्रोल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, किसके लिए, फॉर कॉमन गुड, क्योंकि हम कह रहे हैं ना पहले ये सोशलिस्टिक प्रोविजंस की बात करते हैं कि जो भी पूरी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज है, पब्लिक रिसोर्सेज है, तो उनको एटलीस्ट ऐसे यूज करा जाए कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ या फिर किसी एक या फिर कुछ इंडिविजुअल्स के पास वो रिसोर्सेज कंसंट्रेटेड ना हो। तो फिर इसके लिए अगर उनसे उनकी वेल्थ या प्रॉपर्टी लेके डाइल्यूट करी जाएगी, तो फिर वो तो क्या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ आर्ट, वो 14 आर्ट फंडामेंटल राइट्स का कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा कि इक्वालिटी ऑफ लॉ है, कि हमारे पास प्रॉपर्टी है तो वो है। तो इसके लिए उनको इम्यूनिटी दी गई आर्टिकल 14 और 19 को, कि अगर आर्टिकल 39B और 39C के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ बनाती है पार्लियामेंट, तो उनको इम्यून कर दिया जाएगा आर्टिकल 14 और 19 से। और आर्टिकल 39C क्या कहता है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के अगेंस्ट है। जैसे हमने मतलब मिक्सअप था, तो थोड़ा सा एक जो मेन कोर आइडिया है वो तो आर्टिकल 39B में भी वही था और C में भी। बी में जो पूरी की प्रॉपर्टी, पूरी की पूरी मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी थे ना, उनके बारे में बात कर रहा है। और आर्टिकल 39C में कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, कुछ ऐसे प्रोविजन हो। इसका मतलब कि गवर्नमेंट के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आर्टिकल 39C कि वेल्थ कुछ इंडिविजुअल्स के पास ही कंसंट्रेट ना हो जाए, उसको डाइल्यूट करा जाए। तो आर्टिकल 39C ये कहता है। तो इनके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी लॉज आएंगे तो वो इम्यून रहेंगे आर्टिकल 14 और 19। तो ये सारे प्रोविजंस बोले गए आर्टिकल 31C के अंदर। तो हमने अपना कवर कर लिया, ये तीनों कवर कर लिए जो कि किसी ना किसी तरीके की एक्सेप्शंस देते हैं। पार्लियामेंट लॉ लेके आए तो उनको कि फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन कर रहे हैं, इस तरीके की चीजें ना हो, तो इसलिए आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C इनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रोविजंस डाले कि इनके लिए कुछ लॉज बनते, वो आर्टिकल 14 और 19
इनसे इम्यून रहे। अप्रोक्सीमेट तीनों में इस तरीके की कुछ ना कुछ बातें करी गई है, वो अब अलग अलग है। जैसे आर्टिकल 31A में अलग से 5 कैटेगरीज ऑफ लो मेंशन कर दी है ना। आर्टिकल 31C में देखा हमने, आर्टिकल 39B और C उसके प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ आता है तो ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आर्टिकल 31B के अंदर हमने 9th शेड्यूल देखा था, तो वो एक वाइडर स्कोप हो जाता है उसका तो, है ना। ये तो फिर भी मान लो ए और आर्टिकल 31A और सी रिस्ट्रिक्टेड है कुछ 5 कैटेगरीज या फिर 39B या सी तक। आर्टिकल इसके अंदर तो जो 9 शेड्यूल है उसके अंदर तो बहुत सारे एक्ट्स और रेगुलेशंस डाल रखे हैं, ठीक है। तो उसका तो ज्यादा वाइडर स्कोप हो जाता है। तो ये हमने कवर कर लिया अपना आर्टिकल 31A, B और सी। इसके साथ साथ हमने देख लिया आर्टिकल 39B और सी क्या कहता है। और उसी से हमने, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी की बात चल रही है, तो उससे रिलेटेड अगर ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से मतलब पार्ट 3 से हटाया था आर्टिकल 31 के रूप में, तो फिर उसकी जगह पे उसका रिप्लेस करने के लिए क्या लेके आए थे, तो वो भी हमने देख लिया, आर्टिकल 300A लेके आए थे और उसके प्रोविजंस भी हमने देख ली। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज इनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर ले। और अगर मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दे।